प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ, नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या, नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना एवं उनका महत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, कुल कितने इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परिचय, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे हम। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत से अभिप्राय है कि एक प्रकार से राज्य को, देश को या राज्यों को संविधान के द्वारा निर्देश देना। नीति निर्देशक का यही अर्थ है कि राज्य की नीति निर्माण के संबंध में निर्देश देना नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं और ये 16 अनुच्छेद राज्य सरकार के नाम, भारत सरकार के नाम, भारत की राज्य सरकारों के नाम एक प्रकार के निर्देश हैं कि सरकारें जनहित में किस तरह से नीतियों का निर्माण करेगी, कानूनों का निर्माण करेगी, नियमों का निर्माण करेगी। और सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करते वक्त इन निर्देशों को ध्यान में रखेगी। ये निर्देशक सिद्धांत संवैधानिक परामर्शदाता BN राव के सुझाव पर संविधान में डाले गए। मूल रूप से नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 25 से प्रेरित है। वास्तव में नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक प्रकार का नैतिक निर्देश कहा गया। ये सरकार की नैतिकता की जांच करते हैं कि सरकार वास्तव में वो कार्य कर रही है जो संविधान द्वारा उसे सौंपा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए कोई भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का भी परिचायक। भारतीय लोकतंत्र में विशेष प्रकार के फंडामेंटल राइट्स के द्वारा एक प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक लोकतंत्र यानी समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो, भेद न हो, उद्योग धंधों में पूरी स्वतंत्रता हो, उद्योग धंधों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इकोनॉमिक वाइड गैप ना हो। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मार्ग ये नीति निर्देशक सिद्धांत प्रशस्त करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ ये भी कि सरकार जनमत की अनदेखी नहीं कर सकती। अगर जनता को ये लगता है कि सरकारें जो है किसी प्रकार से या सत्ताधारी दल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनकी अनदेखी कर रही है, तो आने वाले समय में चुनाव में जनता जो है वो सत्ताधारी दल के विरुद्ध मतदान कर सकती है। इसलिए जो भी सरकार आती है वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार दिए। संवैधानिक विशेषज्ञों में सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता, संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं वो संविधान की अनोखी विशेषता है, एक अलग से ही हट करके विशेषता है जो भारत में एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। दूसरे प्रमुख विद्वान है JC जोरी। उन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में सहायक है, यानी सामाजिक भेदभाव को, सामाजिक संघर्ष को कम करते हैं, आर्थिक भेदभाव को, आर्थिक विशाल अंतर को, अमीरी और गरीबी के बीच अंतर को समाप्त करते हैं
उद्योग धंधों की स्वतंत्रता एवं आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में तीसरे प्रमुख विद्वान बी.के. गोखले। बी.के. गोखले का मानना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा पुलिस राज्य को कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सरकार न केवल शांति व्यवस्था बनाए रखती है, बल्कि बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के बारे में विशेष प्रकार से नीतियों का, कानूनों का निर्माण करती है ताकि उनका भी कल्याण हो। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में प्रमुख न्यायाधीश सप्रू का भी कहना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारत में एक कल्याणकारी राज्य का दर्शन है, कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में एम.सी. शीतलवाड़ ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। एम.सी. शीतलवाड़ कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारत में न्यायालय के लिए एक उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। न्यायालय को एक प्रकार से रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे से उनको उजाले में लेकर के आते हैं, उन्हें वास्तविक तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, वो कुल 16 अनुच्छेद है, लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं किया है। बहुत सारे विद्वानों ने इनका अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया है। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूलतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सामान्य सिद्धांत के रूप में, यानी ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें किसी प्रकार से राज्य की हमें किसी विशेष प्रकृति का पता नहीं चलता। सामान्य सिद्धांतों के रूप में, जैसे कि प्रथम अनुच्छेद 36, ये पहला नीति निर्देशक सिद्धांत है और इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब यहाँ पर भारत है, देश है। राज्य में संघ एवं राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, संसद, विधानमंडल, ये सभी जो है राज्य के दायरे में आते हैं। ये एक प्रकार का सामान्य सिद्धांत है। ये राज्य को किसी प्रकार का निर्देश नहीं देता कि राज्य को ये कार्य करना चाहिए, राज्य को वो कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये केवल राज्य के बारे में बताता है कि राज्य का दायरा क्या है। सामान्य सिद्धांतों में दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 37 है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं, इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। जिस तरह से मौलिक अधिकार न्याय संगत है, उनको लागू करवाने के लिए नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं, वैसा इसमें नहीं है। ये दूसरा सामान्य सिद्धांत है। तीसरा सामान्य सिद्धांत है अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये भी एक प्रकार का सामान्य सिद्धांत है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो सामान्य सिद्धांतों में ये कुल 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 50। इन तीनों अनुच्छेदों में केवल सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है, उसके न्याय संगत होने के बारे में बताया गया है, न्यायपालिका के और कार्यपालिका के संबंधों के बारे में बताया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण में दूसरा महत्वपूर्ण चरण है प्रकार है समाजवादी सिद्धांत, यानी ऐसा राज्य जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का समाज का नियंत्रण स्थापित करता, गरीब और अमीर के बीच अंतर कम किया जाए, आर्थिक संसाधनों का उचित बंटवारा हो,
ऐसे राज्य को समाजवादी राज्य कहते हैं और भारतीय राज्य को भी भारतीय संविधान द्वारा ऐसा ही निर्देश दिया गया है। समाजवादी सिद्धांतों में पहला अनुच्छेद 39 में व्यवस्था की गई है, राज्य प्रत्येक नागरिक की आजीविका का प्रबंध करेगा। राज्य धन एवं उत्पादन का विकेंद्रीकरण करेगा, यानी धन और उत्पादन जो है वो एक स्थान पर केंद्रित नहीं होंगे बल्कि नागरिकों में बटे होंगे पूरी तरह से। राज्य समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था करेगा। नागरिकों को वेतन देते वक्त किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 39 क में दिया गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो ये सभी व्यवस्थाएं आर्टिकल 39 में दिए गए हैं। ये सारे निर्देश जो है राज्य के नाम है, भारत के नाम है, भारत सरकार के नाम है। अनुच्छेद 41 दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये भी समाजवादी सिद्धांतों में डाला जा सकता है कि राज्य बीमारी के दौरान, अंगहीनता के दौरान, वृद्धावस्था के दौरान या अन्य किसी भी प्रकार की नागरिकों में अभाव की स्थिति है तो राज्य सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। राज्य अपने नागरिकों को अनाथ नहीं छोड़ेगा। संकट की अवस्था में राज्य हर प्रकार से सहायता करेगी, सरकार हर प्रकार से सहायता करेगी। समाजवादी सिद्धांत में तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य कार्य के लिए न्यायपूर्ण स्थिति करेगा। ऐसा न हो कि कार्य की प्राप्ति को लेकर नागरिकों में विभेद किया जाए, विशेषीकरण का नियम लागू किया जाए। सबको समान दृष्टि से समझा जाएगा कार्य के मामले। राज्य प्रसूति सहायता के लिए विशेष प्रबंध करेगा। गर्भवती महिलाओं को जो विशेष प्रकार की सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, चौथा अनुच्छेद अनुच्छेद 43 में भी समाजवादी सिद्धांत के बारे में ही कहा गया है कि राज्य श्रमिकों का अच्छा जीवन स्तर करने का प्रयास करेगा। श्रमिकों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका आचार विचार, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वो सारी उन स्तर की। राज्य विश्राम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सभी नागरिकों को प्रदान करेगा। यानी नागरिकों के लिए न केवल कार्य करना बल्कि कुछ सामाजिक प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक खेल कूद और गाना बजाना इत्यादि जो है कल्चर से रिलेटेड है, मनोरंजन के जो साधन है वो भी उनके उपलब्ध करने की व्यवस्था करे। राज्य जो है गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो, ग्रामीण बेरोजगारी खत्म हो, गांव में छोटे छोटे उद्योगों को पनपने का मौका मिले, गांव के लोगों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़े। समाजवादी सिद्धांतों में अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 क। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्यों को निर्देश दिया गया है, भारत को सरकार को निर्देश दिया गया है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना भी है उसमें केवल जो है प्रबंधक वर्ग का ही हाथ नहीं है बल्कि श्रमिकों का भी हाथ है। उद्योग से जुड़ी सारी नीतियां, कार्यक्रम जो प्लानिंग है उसमें श्रमिकों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। समाजवादी सिद्धांतों में छठा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन में सहयोग। यानी राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा कि नागरिकों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए
सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संगठन जो है निर्माण है उसमें राज्य सहयोग करे। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत का मतलब है ऐसे सिद्धांत, ऐसी धारणाएं जो महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित है, जो सत्य पर, अहिंसा पर, न्याय पर, कर्म पर आधारित है। गांधी के विचारों पर आधारित ऐसे निर्देश जो भारतीय राज्य को निर्देश दिए गए हैं उनको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। इनमें पहला अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। यानी राज्य जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा ताकि ग्रामीण स्तर पर जितने भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनका स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सके। गांव के लोगों को अपनी स्थानीय सुविधाओं के लिए शहरों की तरफ न भागना पड़े। गांव के लोग अपनी हर प्रकार की सुख सुविधा और विकास के लिए स्वयं आत्मनिर्भर हो। इसलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश जो है वो अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया। गांधीवादी सिद्धांतों में दूसरा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 46। यानी राज्य का ये प्रयास रहेगा कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको शिक्षा एवं आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध हों। राज्य इनका विशेष जो है संरक्षण करेगा, ध्यान रखेगा कि इन वर्गों के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आर्थिक विकास में वो न पिछड़ जाएं, आर्थिक सुविधाएं उनको अन्य नागरिकों के मुकाबले जो है प्रदान की जाए। गांधीवादी सिद्धांतों में तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में व्यवस्था की गई है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और आहार स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। जीवन स्तर यानी रहने के लिए बढ़िया मकान हो, खाने के लिए पौष्टिक आहार हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हो, ट्रांसपोर्ट के बढ़िया साधन हो, रोड की फैसिलिटी हो, ऊंच जीवन स्तर हो, आहार स्तर भी बढ़िया हो, उसको उठाने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पौष्टिक और जितने भी विटामिन्स और दूसरी चीज़ें हैं स्वस्थ शरीर के लिए वो जुटाने का राज्य प्रयास करेगा। राज्य शराब एवं मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी ऐसे नशीले पदार्थ जो मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हों उनको रोकने के लिए, उनको पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये भी जो है गांधीवादी सिद्धांतों में आता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में चौथा जो कैटेगरी है वो है उदारवादी सिद्धांत, लिबरल प्रिंसिपल। यानी व्यक्ति को किस तरह से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। व्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रकार से उदारवाद ही कहलाती है। व्यक्ति को यानी हर क्षेत्र में खुला छोड़ना एक प्रकार का उदारवादी विचार है। उदारवादी सिद्धांत में सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। यानी एक देश में सभी प्रकार के नागरिकों के साथ एक ही प्रकार का कानूनी व्यवहार किया जाए। राज्य कानून निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में नागरिकों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और किसी अन्य संकीर्ण आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। किसी नागरिक को विशेष प्रकार के अधिकार व सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाए। राज्य कानूनी भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है, राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। यानी भारत में वो बच्चे, वो नागरिक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो राज्य का ये प्रयास रहेगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और अनिवार्य की जाए। उदारवादी सिद्धांतों में तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में भारत सरकार को, राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि कृषि एवं पशुपालन में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। कृषि में उन्नत से उन्नत तकनीक हो, प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा हो, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट किया जाए, पशुपालन में सुधार हो, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में सुधार हो, नई नई नस्लें उत्पन्न हो, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का राज्य प्रयास करेगा, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये राज्य का कार्य रहेगा। चौथा महत्वपूर्ण इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का है, राज्य का कार्य पर्यावरण की सुरक्षा करना भी है, वन्य जीव की रक्षा करना है। राज्य जल, पृथ्वी, वायु, इन सभी को सुरक्षित करने का, आम नागरिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास करेगा। राज्य जितने भी वनों में जीव जंतु है उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा, उनको स्वच्छंद वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। उदारवादी सिद्धांतों में पांचवा अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं कलात्मक रुचि के स्थानों को संरक्षण एवं नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान कौन से हैं? जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, और दूसरे देश के अंदर जितने भी संस्थान हैं, इस तरह के स्मारक स्थान हैं। कलात्मक रुचि के अजंता एलोरा की गुफाएं हैं कर्नाटक के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर। देश के जहाँ जहाँ पर भी ऐतिहासिक महत्व के स्थान है, कलात्मक रुचि के स्थान है, उनका संरक्षण करने का कार्य राज्य का है, भारत सरकार का है, और इन पर नुकसान पहुँचाने पर रोक लगाने का कार्य भी भारत सरकार का है, भारतीय राज्य का। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पांचवा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अंतरराष्ट्रीयवादी सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीयवादी सिद्धांत का मतलब है कि भारत का दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे व्यवहार होगा, भारत दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार से बनाएगा। ये व्यवस्था अनुच्छेद 51 में की गई है, और अनुच्छेद 51 के तहत भारत को निर्देश दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा कि भारत अपने क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों का पालन करेगा, भारत राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा। यानी भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरे राज्यों के साथ न्याय करेगा, दूसरे राज्यों का मान सम्मान रखेगा, उनकी एकता अखंडता का ध्यान रखेगा। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 51 में दी गई है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिनको 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों के संबंध में बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने, राजनीतिज्ञों ने, राजवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन सिद्धांतों की आलोचना की है, दोषारोपण की है। आलोचकों की पहली आलोचना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, इनको लागू करवाने के लिए मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता।
प्रमुख विद्वान नसीरुद्दीन ने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत नव वर्ष के प्रस्ताव की तरह है। नए साल पर हम नए नए संकल्प लेते हैं। जैसे ही 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख चलती है, जनवरी महीने में ही हमारे सारे संकल्प जो है शिथिल हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पूरा वर्ष निकल जाता है। तो इस तरह से नसीरुद्दीन ने कहा है कि नव वर्ष के प्रस्ताव की ही तरह नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो टी कृष्णमाचारी ने कही, संविधान विशेषज्ञ हुई। इन्होंने कहा है कि ये एक नैतिक उपदेश की तरह है। टी कृष्णमाचारी ने कहा है कि ये जो है भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है। एक प्रकार से भारतीय नागरिकों को भावुक करने का प्रयास किया गया है। इसमें किसी प्रकार की वास्तविकता या व्यवहारिकता नहीं दिखाई देती। भावनाओं का एक प्रकार से कूड़ा घर है। तीसरे प्रमुख आलोचक है एन श्रीनिवास। उन्होंने कहा है कि इनमें किसी प्रकार की क्रमबद्धता नहीं है। जो 16 अनुच्छेद हैं उनको सही ढंग से वर्गीकृत नहीं किया गया है और ना ही ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इनको अनेक भागों में बांटा है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, आदर्शवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी। इन सिद्धांतों की चौथी महत्वपूर्ण आलोचना है व्यवहारिक नहीं। आलोचक मानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में इनको लागू नहीं किया जा सकता। आज तक जिन राज्यों ने ये नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया है तो वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ है। जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में 1996 में शराबबंदी की गई थी। लेकिन लगभग 1 वर्ष के बाद तत्कालीन हरियाणा विकास पार्टी की श्री बंसी लाल के नेतृत्व में जो सरकार थी उन्हें शराबबंदी पर लगी रोक हटा दी, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं था। राज्य को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था। पांचवी महत्वपूर्ण आलोचना है कि निर्देश शब्द अनुचित है। एक संप्रभु व्यक्ति ही अपने अधीनस्थ को निर्देश दे सकता है। किसी संप्रभु को निर्देश नहीं दिया जा सकता। एक उच्चाधिकारी निम्न अधिकारी को निर्देश दे सकता है, लेकिन भारतीय राज्य अपने आप में एक संप्रभु राज्य है और संप्रभु राज्य को कोई निर्देश नहीं दे सकता कि वो ऐसा करे वैसा करे, क्योंकि वो अपने आप में ही सुप्रीम है, अपने आप में ही सोवरेन है। तो आलोचक मानते हैं कि निर्देश शब्द जो है वो पूरी तरह से अनुचित है। इन सिद्धांतों की छठी महत्वपूर्ण आलोचना है पर्याप्त साधनों का अभाव। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए भारत के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है। इस संबंध में केटी शाह प्रमुख आलोचक उन्होंने कहा है कि ये जो है बैंक के चेक की तरह है, जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। यानी जिस तरह से बैंक का चेक होता है उसको भुगतान करने के लिए बैंक की स्वीकृति जरूरी है, उसी तरह से इन सिद्धांतों को लागू करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दे दिया गया है और सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इन सिद्धांतों को लागू करने में कितनी इच्छा शक्ति रखती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण आलोचना है संवैधानिक संघर्ष की उत्पत्ति। यानी आलोचक मानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चौथे भाग में दिए गए हैं और मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में। अब दोनों में प्राथमिकता किसी दी जाए, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देशक है या मौलिक अधिकार है? एक प्रकार का संवैधानिक संघर्ष है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि ये संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत है। संसद को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर राज्य को निर्देश दिए गए हैं। जब संसद सर्वोच्च है तो उसको कौन निर्देश दे सकता है?
इन सिद्धांतों की एक आलोचना है कि स्थायित्व की कमी, यानी 1950 में भारत का संविधान निर्माण हुआ था, लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था भारत का संविधान, और आज 73 वर्षों के बाद स्थितियों में व्यापक परिवर्तन हो गए हैं। 73 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसलिए उस समय जो संकल्प लिए गए थे संविधान में, उन संकल्पों के दौरान देखें तो उन संकल्पों की प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं। तो ये भी एक बड़ी आलोचना है कि इन सिद्धांतों में स्थायित्व की कमी है, समय के अनुसार इनमें बदलाव की आवश्यकता है। आलोचकों के साथ साथ जो है बहुत सारे विद्वानों का भी मानना है कि इन सिद्धांतों में हो सकता है बहुत सारी कमियां हों, लेकिन इनके महत्व को और इनकी उपयोगिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकार नहीं किया जा सकता। 1950 से लेकर के 2023 के बीच में पिछले 73 वर्षों में नीति निर्देशक सिद्धांतों ने केंद्रीय और राज्य सरकारों को एक प्रकार से गाइड का काम किया है, सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया है। सभी सत्ताधारी दल, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के हों, नीति निर्माण करते वक्त, कानून निर्माण करते वक्त इन सिद्धांतों को उन्होंने अवश्य ध्यान में रखा है। तो एक प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ ये सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, ये इनकी उपयोगिता को दर्शाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार की सफलता के भी मापक हैं। किसी सरकार ने कितना अच्छा कार्य किया है, कितने जनहित के कार्य किए हैं, उनका पता नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही पता चलता है। यानी अगर सरकार, कोई भी सत्ताधारी दल या सरकार इनको अनदेखी करती है तो उसे सत्ता परिवर्तन का डर रहता है कि अगले चुनाव में इन सिद्धांतों की अनदेखी करने पर जनता उस राजनीतिक दल के विरुद्ध मतदान करेगी। इसलिए सत्ताधारी दल कोशिश करते हैं कि इन सिद्धांतों के विरुद्ध जनमत न जाए। इन सिद्धांतों की तीसरी बड़ी उपयोगिता है कि न्यायालयों के लिए पथ प्रदर्शक है। ये सिद्धांत न्यायालय के अंदर जितने भी मुकदमे आते हैं, विवाद आते हैं, उसमें न्यायाधीशों को एक प्रकार से गाइड मिलती है, एक प्रकार से लाइट मिलती है। 1952 में जमींदारी प्रथा के संबंध में केस आया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने जो है एक प्रकार से इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों को आधार बनाया। समाजवादी सिस्टम में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं था। नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता हमें आर्थिक लोकतंत्र में भी दिखाई देती है। संविधान के द्वारा भारत में लोकतंत्र लाया गया, सरकार के द्वारा लोकतंत्र लाया गया, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र में सिद्धांत बहुत सहायक है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, 46 व 47 गरीब और अमीर के बीच अंतर को समाप्त करना, पुरुष और स्त्री के बीच वेतनमान को, डिफरेंस को समाप्त करना, आर्थिक शक्तियों का, संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना, समाज के गरीब कमज़ोर वर्गों को विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, ये सारी चीज़ें आर्थिक लोकतंत्र में सहायक हैं। और ये हमें सीख जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से मिलती है। सरकार को प्रेरणा नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही मिलती है। नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक लोकतंत्र में भी सहायक है। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी कम महत्व नहीं है। जैसे आर्टिकल 38 में दिया गया है, आर्टिकल 41 में दिया गया है, 42 में दिया गया है कि महिलाओं के साथ समाज के कमज़ोर वर्ग SC, ST, OBC के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इनको विशेष प्रकार का संरक्षण दिया जाए, विशेष कानूनी और दूसरी आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए। ये सामाजिक लोकतंत्र का रास्ता तय करते हैं, और ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा वर्तमान में संभव हुआ है।
निर्देशक सिद्धांतों की एक बड़ा इंपॉर्टेंस हमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में दिखाई देता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य जो है कार्यपालिका के प्रभाव से न्यायपालिका को मुक्त करेगा, यानी न्यायाधीशों की भर्ती राजनीतिक आधार पर नहीं होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं होगी। न्यायपालिका को स्वतंत्र किया जाएगा, न्यायपालिका को सर्वोच्च किया जाएगा, न्यायपालिका को निष्पक्ष किया जाएगा। और ये जो है हमें आर्टिकल 50 से एक गाइड मिलती है, एक लाइट मिलती है सरकारों को। नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक बड़ी उपयोगिता हम इस अवस्था में देखते हैं कि सरकार द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है। सरकार इन सिद्धांतों को फॉलो करने का प्रयास करती है। जैसे 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया। एक विशेष 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार को ये लगा कि संपत्ति के अधिकार से अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो समाप्त नहीं होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके मौलिक अधिकार के रूप में उसे 301 के तहत सामान्य अधिकार बना दिया। तो सरकार द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है, इसलिए इनकी उपयोगिता हमें दिखाई देती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता हमें विश्व शांति एवं विकास में सहायक के रूप में दिखाई देती है। नीति निर्देशक सिद्धांत केवल हमारे देश में ही कार्य नहीं कर रहे, बल्कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। विशेष करके भारत का दूसरे देशों के साथ जो संधि है, समझौते हैं, उसको लेकर के भारतीय राज्य को अनुच्छेद 51 के तहत निर्देश दिए गए हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा, संधि समझौतों का पालन करेगा, दूसरे राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। तो एक प्रकार से ये सिद्धांत भारत की शांति और भारत के विकास में ही सहायक नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं, पूरे विश्व के विकास में सहायक है। और इन सिद्धांतों को आधार मान करके भारत जो है किसी प्रकार से विश्व शांति विकास के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। इस तरह का निर्देश जो है भारतीय राज्य को दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में इनकी व्यवस्था की गई है, नीति निर्देशक सिद्धांत कुल कितने हैं, इनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, और फिर उन वर्गीकरण के द्वारा किन सिद्धांतों को किस विशेष कैटेगरी में, वर्ग में रखा गया है, उनकी विस्तृत व्याख्या क्या है, विस्तृत अर्थ क्या है, इन सिद्धांतों की आलोचना क्या है, इन सिद्धांतों में कमियां क्या है, आलोचकों के अनुसार उन पर कौन कौन से दोषारोपण किए गए हैं। आलोचनाओं के साथ साथ जो है इन सिद्धांतों के महत्व एवं उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान क्रियान्वयन के 73 वर्षों के बाद आज मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या उपयोगिता है, हम नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों पढ़ रहे हैं, भारत के नागरिकों के लिए, भारत की सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए, भारतीय समाज के लिए, देश के लिए इनकी क्या उपयोगिता है, क्या इनका महत्व है। इनको पढ़कर, इनका अध्ययन करके सरकारें इनको फॉलो करके देश को कहाँ ले जा सकती है, कितना विकास किया जा सकता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो है यही समाप्त होता है। अगर ये टॉपिक पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की क्वेरीज है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य कीजिए। आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।